चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ रहा है, वीडियो आ रहा है दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम को। और ये जो वीडियो आ रहा है स्पेशली सभी एग्ज़ामों में लगभग आ चुका है, आप देख लीजिएगा। और मैं जो बिहार जीके का डिमांड है, वो बिहार जीके का एमसीक्यू ला रहा हूँ, जल्द ला रहा हूँ, आपके लिए स्पेशली ला रहा हूँ, सिर्फ़ एमसीक्यू करवाऊँगा। और वो जो एमसीक्यू करवाऊँगा, सिर्फ़ आपका एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं, रिज़ल्ट भी देगा, अगर क्वेश्चन आता है तो। समझ गए? तो चलिए बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करते हुए हम पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो चालुक्य वंश का महान शासक अगर आपसे पूछेगा, तो आप बताइएगा पुलकेशिन द्वितीय को माना गया है। किसे? पुलकेशिन द्वितीय को। तो चालुक्य वंश का अगर महान शासक बोले, तो बताइएगा पुलकेशिन द्वितीय, क्योंकि सबसे महान शासक यही था, पुलकेशिन द्वितीय। आगे बात करते हैं, दक्षिण भारत का कौन-सा राजवंश जो है अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो वो है चोल वंश। चोल वंश पता है बहुत ही अच्छा वंश था। पता है नौसैनिक शक्ति के मामले में मजबूत था, सैनिकों के मामले में मजबूत माना जाता है और दक्षिण भारत का एक महान शासक भी बोल सकते हैं आप इसे, चोल वंश को। महान शक्तिशाली राजवंश बोल सकते हैं आप इसे। चोल का जो स्टोरी है, चोल पे फ़िल्म भी बनी है, चोल का बहुत अच्छा कहानी बताया गया है, तो आप देख सकते हैं। मामल्लपुरम में जो है रथ स्मारकों का निर्माण जो है किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो हम बताएँगे पल्लव वंश ने करवाया था। तो ये एक बात ध्यान रखना है, नौसैनिक शक्तियों का अगर पूछेगा तो चोल वंश, ठीक है। अगर पूछेगा मामल्लपुरम जो है, वहाँ पे एक रथ स्मारक बनाया गया था। कहाँ? रथ स्मारक, जो कि पता है किस वंश ने बनवाया था? तो ये जैसे ही मावलम आएगा हम पल्लव लगा देंगे, ल अमावलम, ऐसे याद रखिएगा। चलिए ये भी बात क्लियर हो गए। अब यहाँ पे क्या है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण जो है किसने करवाया? बताइएगा किसने करवाया था? तो हम बताएँगे नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ये क्लियर हो गए। तो अगर आपसे पूछे कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही पूछे महाबलीपुरम कहाँ है? तो हम जानते हैं तमिलनाडु में है, साउथ इंडिया तरफ है और ये महाबलीपुरम बनवाने वाला नरसिंह वर्मन प्रथम थे। चूँकि हम पहले वीडियो में भी पढ़े हैं, गुप्त काल के समय जब हम स्थापत्य कला पढ़ रहे थे उस समय। पांडव राज्य की अगर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? पांडव राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है या प्रसिद्ध था? तो हम बताएँगे मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। जो पांडव एक राज्य था, ठीक है? वहाँ पे मोती का जो है बहुत ही प्रचलित है, मोती के व्यापार होते थे, मोती का उत्पाद होते थे, इसलिए फेमस था। तो अगर मोती के लिए अगर पूछे, तो बताइएगा पांडव राज्य टिक लगा के आ जाइएगा। और भी सवाल क्या है कि चोल काल में जो है निर्मित नटराज की काष्ठ प्रतिमा की जो है देवाकृति किस आकार की है? तो हम बताएँगे चतुर्भुज आकार की है। पता है चोल काल जब आइएगा ना, तो चोल काल में बहुत ही साउथ इंडिया में बहुत फेमस हुआ था। तो चोल काल में एक नटराज की मूर्ति थी जो कि काषा की प्रतिमा थी, मतलब काषा की मूर्ति थी, याद रखिएगा। और पता है कैसा था? उनका देव रूप था, ठीक है? देवाकृति था और वो चतुर्भुज आकार का दिखेगा आपको, जो अभी भी देखिएगा नेट पे है उसका। अगर बात करें दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम जो होता है प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध काषा मूर्ति है। ये भी जान लीजिए विश्व में है श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम मतलब सबसे उच्च स्तर का मूर्ति कहिए, प्रतिमा को मूर्ति कहते हैं। तो यही नटराज की प्रसिद्ध काष्ठ मूर्ति माना जाता है। वो भी दक्षिण भारत का है, चोल शासक का स्थापत्य है ये। समझ गए? चोल वंश ने बनवाया था। अब सवाल क्या बनता है कि कवि कालिदास, अब कालिदास की पढ़ते हैं। तो कवि कालिदास के नाम का जो है उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो एहोल एक जो है लेख है, अभिलेख बोलिए, शिलालेख बोलिए, ठीक है? एहोल के उत्कीर्ण लेख में मिला है। इसमें एहोल एक शिलालेख है, उसमें मिला है। तो क्या मिला है? कालिदास के नाम का उल्लेख मिला है, मतलब कालिदास थे उस समय, उनकी चर्चा मिली है। ये भी बात सही मान लिया मैंने। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में विस्तृत था? तो हम जानते हैं चोलों का राज्य, हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर विस्तृत की बात करें तो कोरमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग में हुआ था। तो चोल राज्य का अगर क्षेत्र पूछेगा तो कोरमंडल तट चले जाइए और दक्कन के कुछ भाग में चले जाइए। यहाँ तक जो है चोलों का विस्तृत था। साउथ में तो पूरा था ही, अब कोरमंडल तट कहाँ?
तमिलनाडु इस सब क्षेत्र में चले जाइएगा, साउथ इंडिया तरफ चले जाइए तो फेमस तो है ही, और दक्कन के कुछ भाग में फेमस हुआ था। ठीक है, ये भी हम बता देंगे किस क्षेत्र में कब हुआ था, कैसे हुआ था। इसमें याद रखिएगा कि कोरमंडल जो तट सुनते हैं ना, उसमें चोल मंडल तट के नाम से जाना जाता था, समझ गए? क्योंकि चोल का एक तरह से विस्तृत था वो। और चले जाइएगा कि फिर पूर्वी बंगाल तरफ भी इसका जो है, पूर्वी बंगाल की जो खाड़ी है उधर भी इसका था, कावेरी डेल्टा की तरफ, पश्चिम से पूरब घाट के से घिरा हुआ, ये सब क्षेत्रों में जो है ये चोल वंश फैले हुए थे, समझ गए? तो इस तरह से विस्तृत था आपका। चलिए आगे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन बाद में लेंगे। अब और भी बात करें अगर हम, तो किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो वो चोल वंश ही करते थे। मतलब कि अगर मान लीजिए मैं मरूं या ना मरूं, मेरा उत्तराधिकारी घोषित हो गया है चोल वंश। ये काम कौन करते थे? चोल वंश वाले करते थे कि भाई मैं मरूं या जीवित रहूं, मेरा उत्तराधिकारी फ्यूचर में यही रहेगा, मेरा पुत्र रहे या मेरा कोई भी उत्तराधिकारी घोषित होते थे। चलिए अपना खतरा पहले ही बढ़ा लेते थे। चलिए चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो हम बताएंगे मालिक कफूर ने किया था। चोल साम्राज्य का अगर अंत कहिए, अंततः किसने समाप्त कर दिया या अंत कहिए चोल साम्राज्य का, तो मालिक कफूर का नाम आता है जिसने अंत कर दिया, समाप्त कर दिया। मलिक कफूर आया था और अंत कर दिया, क्योंकि उस समय मेन महान राजा तो थे नहीं, बेचारे चले गए थे। चलिए मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हम बताएंगे मदुरई में है। और मदुरई कहाँ है? आप इतना तो कमेंट कर ही सकते हैं कि मदुरई कहाँ है, क्योंकि ये सब सवाल पूछता है और ये सब सवाल को चुकना नहीं है कि नहीं? तो बताइए क्या मैंने पूछा? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है ना? तो हम जानते हैं जैसे मदुरई होगा तो तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु शहर में स्थित है भाई, मतलब तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित है। चलिए और कौन सी नदी है पता है वहाँ पे? बगई नदी है, उसी के तट पर है ये देवी। और इसमें पता है देवी मीनाक्षी मंदिर मतलब पार्वती का एक रूप है वो। तो आगे वन लाइनर जो सवाल बन सकता है हम वो करते हैं। चोलों के अधीन अगर बात करेंगे, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख जो हैं किन शिलालेखों में है? तो हम बताएंगे उत्तर मेरु शिलालेख एक होता है, उसमें आपको मिलेगा। तो आपसे पूछेगा कि चोलों के अधीन जो ग्राम प्रशासन होता था, गांव का जो प्रशासन होते थे, वो ज्यादातर आलेख आपको कौन से शिलालेख में मिला है? तो हम बताएंगे उत्तर मेरु शिलालेख में, जो कि किससे संबंधित है? चोल से संबंधित है। ऐसे याद रखने से आपको याद हो जाएगा। अगर पूछे किसके कार्यकाल में चीन में, ठीक है, 72 व्यापारी भेजे गए थे? सोचिए चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे, समझ गए? तो किसके काल में? तो ये बोला गया था कुलोतुंग प्रथम एक था राजा शासक, जिसके समय भेजा गया था। 72 व्यापारी भेजे थे, कहाँ भेजे थे? चीन भेजे थे, समझ गए? सोचिए डील होता था यहाँ से। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? बताइए। बंगाल की खाड़ी को चोल झील कहा, समझ गए? स्वरूप बताया और प्रदान किया कौन? राजेंद्र प्रथम ने बताया, समझ गए? बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक का नाम राजेंद्र प्रथम था, जो कि 9 सैनिक शक्तियों के विस्तार से है। क्या है? 9 सैनिक जो होता थे उसके विस्तार से संबंधित है ये। चोल में तो 9 सैनिक शक्तियों का बहुत ही भूमिका रहा है, समझ गए? 9 से बहुत जीता है, यहाँ तक कि श्रीलंका को कब्जा किया है ना। चलिएगा संगम साहित्य में किस दक्षिण राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? तो वो है कदम्ब। क्या है? कदम्ब। कदम्ब याद रखिएगा। संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? तो कदम्ब का नहीं मिलता है। कदम्ब एक राजवंश था, याद रखिएगा, जो कि नहीं मिलता है संगम साहित्य में। और सुन लीजिए धार्मिक कविताओं का क्या होते हैं? संकलन। धार्मिक कविताओं का संकलन जो है कुरल, कुरल जिसे हम तिरुकुलर भी बोलते हैं, जो कि क्या है? कौन सी भाषा है संगम साहित्य का? तो ये तमिल भाषा में है। और क्या, ये तो हम पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। जो संगम साहित्य का जो मेन पुस्तक जो है संगम साहित्य का, वो हम जरूर पढ़ेंगे। कौन लिखे हैं ये भी पढ़ेंगे, तो लास्ट में पढ़ेंगे। तो धार्मिक कविताओं का संकलन जो है कुरल किस भाषा में रचित है? तो हम बताएंगे तमिल भाषा में रचित है, जो कि संगम साहित्य का बहुत ही फेमस है। कुरल को ही बोला गया है तिरुकुलर। अब देखिए कदम्ब, कदम्ब जो राज्यों की राजधानी अगर पूछे कहाँ स्थित है, तो बनवासी है, जो कि हमारा इसमें संगम साहित्य में इसकी चर्चा नहीं है इस वंश का, याद रखिएगा। तो ये पूछेगा कदम्ब राज्यों की राजधानी की अगर बात करें तो बनवासी बता देना है राजधानी। और सुन लीजिए संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? बताइएगा। संगम अगर काल में रोमन का व्यापार अगर केंद्र पूछे, सेंटर पूछे, तो हम बताएंगे अरी,
कमेडू। क्या बताइएगा? अरी, याद रखिएगा, अरी कमेडू। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, ये बात हो गई। अब सुनिए, कदम्ब राज्य की स्थापना अगर पूछे तो मयूर शरणमन, सुनिए, मयूर शर्मन ने की थी। तो अगर आपसे पूछेगा कि संगम जो साहित्य है या संगम वंश में या संगम युग में कदम्ब का चर्चा तो नहीं मिलता, लेकिन इसके संस्थापक हैं, लेकिन कौन है? मयूर शर्मन है, याद रखेंगे। और दूसरी बात, कदम्बू जो है, कदम्बू, कदम्बू मतलब वंश की बात हो रही है, ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो कदम्ब वंश जो थे वो 4वीं शताब्दी का बात बताता है कि उस समय कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित किए थे। तो ये चर्चा है कदम्ब वंश का, लेकिन संगम में इसका संकलन नहीं मिलता है। यही बात पूछी गई थी। अब चलते हैं हम लोग और भी जानकारी लेते हैं। तो इसमें देखिए, तमिल जो रामायण है हमारा, तमिल रामायण तो हम सब जानते हैं। तो तमिल रामायण अथवा रामा अवतारम, देखिए तमिल रामायण और रामा अवतारम का लेखक अगर पूछे कौन है तो हम बताएंगे कौन है? कवन। नाम ही है कवन। ठीक है, कनवन भी बोल सकते हैं, कवन भी बोलिए, क्योंकि बिंदु लगा हुआ है तो कन वन होंगे। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कनवन जो है वो कौन है? तो लेखक हैं। तो लेखक हैं तो किसका लिखे हैं, क्या लिखे हैं? तो तमिल में रामायण लिखे हैं, और एक और है उसी का नाम रामावतारम लिख दिए हैं। तो तमिल रामायण बोल दीजिए या रामावतारम बोलिए, लिखने वाले कवन जी हैं, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साउथ इंडिया का भाई, साहित्य में लिखा गया रामायण को। अब देखिए, श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की? और सिंहल, ठीक है, सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो वो है कुलोतुंग प्रथम करवाए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता जो है किस चोल राजा ने प्रदान की थी? मतलब श्रीलंका को कब्जा तो किया हुआ था चोल वंश, ये तो हम भी जानते हैं, और एकदम कब्जा कर लिए थे, चोल वंश ने कब्जा किया था। लेकिन ऐसा नहीं कि उस पे मतलब क्या बोलते हैं, बंदी बना के रखे थे, नहीं, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता दे दिया गया श्रीलंका को, जाइए आप स्वतंत्र हैं। तो वो चोल राजा कौन है? कुलोतुंग प्रथम है। और ये जब चोल राजा प्रदान किए तो सिंहल के जो राजकुमार थे वो अपनी पुत्री का विवाह करवा दिए थे कुलोतुंग प्रथम को, और स्वतंत्र हो गया भाई, विवाह भी करवाए, संबंध भी बन गए, अब शासन भी कीजिए, स्वतंत्र भी हो गए। तो ये आइडिया पहले बहुत काम करता था, बेटी का विवाह करवा दीजिए, बहन का विवाह करवा दीजिए, हो गया, राजा महाराजा घर तो सुखी शांति से रहवे करेगा। चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। तो चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे, ये बात सही है। मतलब उत्तम ग्राम प्रशासन, ग्राम का क्षेत्र का जो प्रशासन करते थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और माना जाता था। समझ गए? अब बात करते हैं दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध। तकोलम का युद्ध बहुत बार फेमस है। तो आपसे पूछे दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, पता है आपको? तो हम बताएंगे हाँ, तकोलम का युद्ध। तो किन के मध्य हुआ था? तो चोल वंश के मध्य हुआ और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चोल और राष्ट्रकूटों के बीच अगर युद्ध होने का जो है उसका नाम बताइए, तकोलम का युद्ध बता दीजिएगा, सही नंबर आ जाएगा आपका। और भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पेडू, ठीक है, या पोडू, याद रखिएगा, पोडू या पेडू के नाम से दी पेरिप्लस, क्या बोलेगा? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने किया है, जो कि अरिकामेडू कहा जाता है। ठीक है, ये जो है नाम से जानी जाती है। ये बताइए कि नाम से जो जानी जाती है उसे देखिए यहाँ पे कौन से लेख में किया गया है, मतलब कौन से लेखक ने किया है, ये पूछ रहा है। तो लेखक ने किया है, अरिकामेडू ने लिखा है। किसने? अरिकामेडू ने। अब अरिकामेडू ने जो है बंदरगाह का नाम दिया गया है, जिसे पोडू बोलता है या पेडू बोला जाता है। क्लियर हो गए? और कौन से लेख में बताया गया है? तो दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी बताया गया है। इस पुस्तक में पेडू मतलब पोडू या पेडू बोला गया है बंदरगाह को, और वो कौन है? तो अरिकामेडू हैं। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। पोडू बोलिए या पेडू बोलिए। संगम साहित्य में वर्णित कनगी, क्या बताइएगा? कनगी। ठीक है, तो कनगी जो है कौन है बताइए। तो संगम साहित्य में वर्णित कनगी जो है कौन है? तो हम बताएंगे तमिल महाकाव्य मणिमेखला की नायिका हैं। आपके दिमाग में आएगा मणिमेखला है क्या, है ना? आएगा मणिमेखला। तो याद रखिएगा, मणिमेखला जो है एक संगम साहित्य है, जो कि तमिल का महाकाव्य माना जाता है, जो है मुख्य पुस्तक मानी जाती है। तो तमिल महाकाव्य का ही है, तभी तो संगम साहित्य में लिखा गया है। तो मणिमेखला, और इसके नायिका का नाम क्या है पता है? मणिमेखला में जो चर्चा है वो
कन्नी गी नाम है। कन गी बोला जाता है और कन्नी गी भी बोल सकते हैं। तो कन नगी बोलिए या कन गी बोल दीजिए। ये नायिका हैं। याद रखना है क और डबल ना अगी कर दीजिए, ऐसे याद कर लीजिए। चलिए ये बात हो गई। अब थोड़ा सा और जान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध अगर पूछे तो सेन गुट्टुबन बताइएगा। कौन बताइएगा? सेन गुट्टुबन था। कौन? चेल राजा का। तो चेल राजाओं का सबसे प्रसिद्ध अगर पूछे कौन शासक था तो सेन गुट्टुबन बता देंगे, जो कि नेदु नजेरल का पुत्र था। किस इसके काल में विशेष घटना जो हुई पत्नी पूजा। क्या होती थी? ये जो चेर राजाओं में जो काल था उस समय पता है एक घटना हुआ था, पत्नी की पूजा कीजिए। ठीक है, पत्नी का पूजा कीजिए मतलब कन्नगी पूजा प्रारंभ हुआ गया, मतलब कन्नगी पूजा प्रारंभ शुरू किया गया था, चेर राजाओं ने शुरू किया था, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। मतलब आदर्श महिला पवित्र पत्नी की पूजा होती थी, जिसका नाम नायिका का नाम कन्नगी पूजा था। देखिए संगम युग का कौन सा ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो मणिमेखला संबंधित है। क्या है? मणिमेखला संबंधित है। दक्षिण भारत के इस वंश के राजा ने 26 ईस्वी पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था, तो वो पांड्या वंश ने भेजा था। समझ गए? तो पांड्या वंश के राजा ने भेजा था। कब भेजा था? 26 ईसा पूर्व में भेजा था। कहाँ भेजा था? रोम में। कौन भेजा था? रोम में एक दूत भेजा था जो कि पांड्या ने भेजा था। चलिए ये बात तो हम समझ गए। अगर बोले अब देखिए आ गया ग्रंथ का नाम, तो तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो एक तमिल व्याकरण है या काव्य बोलिए, तो तमिल व्याकरण और काव्य से संबंधित है तोल्काप्पियम ग्रंथ। तोल्काप्पियम का तोल्काप्पियर जी हैं। क्लियर हो गए? तो तोल्काप्पियम का लिखने वाले तोल्काप्पियर जी हैं, जो कि तमिल व्याकरण माना जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, और याद रखिए संगम साहित्य का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, और काव्य भी है तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम जो है संगम तमिलों का प्राचीनतम जो है उपलब्ध ग्रंथ है। ठीक है, उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है। किसका? तमिल, संगम तमिल का, संगम साहित्य का, याद रखिएगा प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है तोल्काप्पियम, जो कि तोल्काप्पियर जी लिखे हैं और जो कि व्याकरण है। ये सब सुनते जाइएगा सिर्फ। किस नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? तो पांड्य राज्य का जीवन रेखा अगर पूछेगा तो उस नदी का नाम वेंगी नदी है, जो कि वेंगी नदी के सामने ही ये बसे थे। याद रखिएगा बहुत फेमस था वेंगी नदी। ठीक है, कभी कभी वे ई लगा देता है। ठीक है, वे ई गी ऐसे कर देता है, तो ये ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, अगर बात करें कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? पन्पा, पोन्ना और रन्ना, यही नाम है। तो पन्पा, पोन्ना, रन्ना, ये जो है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न का नाम बताएंगे तो हम बताएंगे पन्पा, पोन्ना और रन्ना, ये 3 साहित्य हैं कि संगम काल के जो हैं चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक अगर पूछेगा तो हम बताएंगे करिकाल जी हैं। तो अगर पूछे कि संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन है तो बताएंगे करिकाल। करिकाल जो है वो चोल शासकों का सबसे शक्तिशाली, प्रतापी, पावरफुल राजा है। ये हो गए। चलिए याद हो गया कि नहीं? याद हुआ होगा। अगर मैं बात करूं महाभारत के सर्वप्रथम, अगर बात करें तमिल अनुवादक कौन थे बताइए? रामायण का तो हम जान गए, महाभारत का बताइए कौन है? रामायण का तो हम जान गए कनव। ठीक है, कनवन बोला जाता है उनका नाम, पूरा नाम है कनवन, जो कि रामायण का किए थे, रामावतार लिखे थे, रामावतारम लिखे थे। लेकिन महाभारत का सर्वप्रथम अगर तमिल अनुवाद करने वाले उनका नाम बताइए तो बहुत अच्छे से बताएंगे, पेरू जी हैं बेचारे। पूरा नाम सुनिएगा, पेरू अलग कर दीजिए, नंदेव अलग कर दीजिए, नार अलग कर दीजिए। तो पेरू नंदेव जो हैं वो तमिल अनुवादक हैं किसके? महाभारत के। तो महाभारत का जो है सर्वप्रथम अनुवाद करने वाले अनुवादक का नाम बताइएगा, वो पेरू नंदेव नार हैं। याद हो गया? थोड़ी सी जोश और एनर्जी के साथ चला हूं, आप भी चलते रहिए। दक्षिण भारतीय अगर बात करें, दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य जो कुरल है, जिसे हम तिरुकुलर भी बोलते हैं, इसे लिखने वाले तिरुवल्लुवर जी हैं। जैसे ही कुरल आ जाए वल्लुवर लगाइएगा, जिसमें ल आ जाए ये आ गए वल्लुवर। याद रखिएगा। तो कुरल
अब लूबर ऐसे याद रखिएगा। तो तीरू जी तो नाम है भाई, टाइटिल है। अब बल्लू बर लगा दीजिएगा, डबल ला है बल्लूबर। तो कुरल के लेखक तिरुवल्लुवर। ये पूछेगा इसी का नाम, आगे तिरु लगा दीजिएगा, तिरुकुलर, वही लिखने वाले हो जाएंगे जो अभी हम पढ़ रहे हैं। और सवाल सुनिए, संगम युगनी चोल शासकों का धर्म क्या था? तो शैव था। समझ गए? संगम युग कालीन का जो चोल शासक थे, उनका अगर धर्म पूछे किन की आराध्य करते थे, किन की पूजा करते थे, तो शैव का पूजा करते। आगे सुनिए, संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल जो है क्या है? तो संगम युग के शास्त्रीय जो ग्रंथ होते थे उसका रचना काल समय पूछ रहा है, तो बताएंगे 100 ईसा पूर्व से लेके 100 ईस्वी तक। समझ रहे हैं? 100 ईसा पूर्व से लेके 100 ईस्वी तक बताया गया। समझ गए ना? तो कितनी अच्छी बात है। अब चलिए ये तो हम लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है। संगम कालीन का प्राचीनतम शब्दावली, जो कि बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत लोग मिस कर जाते हैं, तो छोड़ देते हैं, सोचते हैं ये सब क्या पढ़ना। संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुरुगन किस देवता से शाम में रखते हैं? तो मुरुगन एक देवता सुने होंगे, ठीक है? मुरुगन देवता थे संगम ग्रंथ में। वो पता है अस्कंद। अस्कंद मतलब अन्य नाम इनका था कार्तिकेय, कुमार और सुब्रमण्यम। समझ गए? तो अगर संगम ग्रंथ में उल्लेखित जो मुरुगन है किस देवता से शाम में रखते हैं, तो हमारे जो कार्तिकेय हैं, कुमार हैं और सुब्रमण्यम हैं, ये भगवान से ध्यान रखते हैं। तो मुरुगन देवता जो हैं कार्तिकेय हो गए, जिनका पूरा अगर समन्वय देखें तो स्कंद बता दीजिएगा। तो स्कंद देवता से जुड़े हुए हैं मुरुगन शब्द, ऐसे बोल देना है। अगर मैं बात करूं प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को क्या कहा जाता है, तो हम बताएंगे मरुदम। क्या कहा जाता है? मरुदम। मरुदम मतलब कि दम है उसमें, तभी तो उपजाऊ कृषि है। तो मरु है, मरुस्थल टाइप का है, लेकिन उसमें दम है फसल उगाने की, तो उपजाऊ कृषि भूभाग को कहा गया है मरुदम। कहाँ? प्राचीन तमिल में, तमिल देश में। ठीक है? आपसे पूछेगा दक्षिण भारत में अगर उपजाऊ कृषि को क्या कहते हैं, तो मरुदम। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरैयूर, क्या है? उरैयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? तो करिकाल को ही जाता है। करिकाल जो है बहुत ही ताकतवर, पावरफुल माना जाता था ये भी। तो संगम युग में जो चोल राजा थे, कौन चोल राजा था? करिकाल। वो पता है राजधानी पहले जो था कहाँ था? उरैयूर। ठीक है? इसे कहाँ ले गया? उरैयूर से पुहार ले गया। ठीक है? ये श्रेय जाता है करिकल को। करिकाल बोलिए, करिकल बोल दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या था कि संगम काल में अगर सर्वाधिक पूछे प्रचलित व्यवसाय अगर पूछे, व्यापार पूछे, तो हम बताएंगे वस्त्र उद्योग था। व्यवसाय बहुत अच्छा था लोगों के लिए, वस्त्र उद्योग का व्यवसाय बहुत अच्छा था। कब? संगम युग में। अगर तमिल साहित्य में अगर पूछे यूनानी रोमन जो व्यापारी थे या व्यापारियों का हम लोग जो हैं क्या कहते थे, तो कब कहते थे? तमिल साहित्य में। तो तमिल साहित्य में यूनानी जो होते थे और रोमन जो व्यापारी होते थे, जब वो आते थे उन्हें कहा जाता था यवन। क्यों कहा जाता था? यूनान और रोमन, तो यवन हो गया। तो यवन व्यापारी जो हैं वो तमिल भाषा में कहे जाते थे यूरोपीय और रोमन व्यापारी को। ठीक है, ये भी बात सही है। अब देखिए संगम युग की अगर बात करें तो संगम युग में उरैयूर कपास और सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था, केंद्र माना जाता था इसे। चलिए, किस संगम युगनी शासक द्वारा जो है पत्नी पल्ले के रचयिता जो है रुद्र कन्नार, याद रखिए रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी? तो करिकल ने ही प्रदान किया था। किसने? करिकल ने। तो देखिए करिकल जो है चोल का शासक था, ये आप जानते हैं। पता है 16 लाख कहिए उस समय स्वर्ण मुद्रा दिया था। किसको दिया था पता है? रुद्र कन्नार को दिया था। रुद्र कन्नार बोला जाता है, कक्कनार ऐसा नाम है पूरा, रुद्र कक्कनार को दिया था। जो कि क्यों मिला था? क्योंकि ये एक किताब लिखा था पत्नी पल्ले। ठीक है, सौत है तो थोड़ा सा हम उसको शब्द को गायब कर देते हैं। पपायल, ठीक है, पपायल बोलिए, तो पपायल बहुत टेढ़ा नाम है, इसलिए पत्नी पायल बोल दीजिए। क्योंकि आपको देखिए, आप सुन रहे हैं तो आपको तो ये ध्यान में आ गया ना, तो हम बोल दिए पत्नी पायल। अब पायले, अरे भाई डबल प हो या ले हो, पायले लिखने से अच्छा है पत्नी पायले लिख दे। ठीक है, और रुद्र ककनाथ बोलने से अच्छा रुद्र कन्नार बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? याद करवाने से मतलब है। साउथ इंडिया है, थोड़ा सा शब्द को तोड़ेंगे तो दिक्कत नहीं है, आएगा तो यही सब शब्द।
ये सब इग्नोर करना होगा थोड़ा मोड़ा, क्योंकि मैं याद करवाने के लिए ये सब शब्द थोड़ा मोड़ा ईजी कर देता हूँ, ठीक है? तो ये इसका मतलब ये मत समझिए कि नहीं, अरे संस्कृत भाषा पढ़िए, हिंदी भाषा पढ़िए, आप अगर ध्यान से पढ़िए तो सब चीज़ पढ़िएगा। तो ऐसा नहीं है, मैं जानबूझ के थोड़ा-सा शब्द को छोड़ देता हूँ, इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में सेट हो। अब हार्ड चीज़ को हम घुसाने लगे तो आप ही भाग जाइएगा। वह संगम कालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्ण जो है वर्णन जो है प्राप्त होता है, तो हम बताएँगे परिपादल। देखिए परिपादय, आप यहाँ पे देखिए परिपादल है, अब यहाँ पे कहीं-कहीं आप देखिएगा परिपादय लिख दिया था, तो क्या हो? ये संगम साहित्य का किताब का नाम है पादल, यहाँ पे परिपादल, तो एक ही है, ल लगा दिया है सिर्फ, तो क्या दिक्कत है? भक्त प्रहलाद का कहाँ मिलेगा वर्णन? संगम साहित्य है एक, जिसे परिपादल बोलते हैं, तो यहाँ पे पादल कर दिया है, ल लगा दिया है, य लग जाता तो भी गलत नहीं होता। तो ये शब्द का खेल है, समझ गए? लगान शब्द जो लगा हुआ है उस पे ध्यान रखना है खाली, क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको थोड़ी महारथी बनना है। महारथी बनने के लिए आपके पास किताब बहुत सारा खरीद के विशेष जानकारी लेते रहिए, है कि नहीं? साहित्य का जानकारी लेना है, तो हमें तो एग्ज़ाम क्रैक करना है ना, एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद तो जीवन में तो पढ़ना है। मैं कई लोगों को देखता हूँ कि एकदम ध्यान देने पे लगे हुए हैं कि अच्छे ऐसे, अरे एग्ज़ाम क्रैक करने पे ध्यान देना है, क्वेश्चन आए बस हमें ये ध्यान देते हैं। और मेरी बात को जिनको हर्ट हुआ उनके लिए क्षमा चाहते हैं, हम किसी को तकलीफ नहीं देते। किस पांड्य शासक ने जो है समुद्र पूजा आरंभ कराई थी? तो हम बताएँगे नेडियोन। कौन? नेडियोन। नेडियोन। तो अगर पूछे कौन-सा ऐसा पांडव शासक है जो कि समुद्र की पूजा भी शुरू किया था, आरंभ किया था, तो वो है नेडियोन। समझ गए ना? के लिखने वाले कौन हैं? हमारे रुद्र शर्मन जी हैं। तो अहनानूर लिखने वाले रुद्र शर्मन जी नाम आता है। और शर्मन में जैसे तलब भी यहाँ पे दंतिश है, तभी कभी-कभी तलब भी श दे देता है। तो बस ये ध्यान रखना होगा। अगर बात करें तोल्काप्पियम, अब देखिए पीपीएम बोल दीजिए या पीएम बोल दीजिए, तो तोल्काप्पियम अगर बोल दे तो आप समझ जाइए तोल्काप्पियर जी लिखे हैं। तो तोल्काप्पियम लिखने वाले साहित्यकार का नाम तोल्काप्पियर हैं, जो कि संगम साहित्य का बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे व्याकरण भी कहा जाता है और इसे ग्रंथ मतलब काव्य भी कहा जाता है। ठीक है? तो इसे ग्रंथ कहिए, काव्य कहिए, मतलब काव्य ग्रंथ कहिए या व्याकरण ग्रंथ कहिए, तोल्काप्पियम। अगर पूछे जीवक चिंतामणि की बात करें, जीवक जी जो किताब है वो चिंतामणि से जुड़ा हुआ है, तो जीवक चिंतामणि लिखने वाले हमारे तिरु तक देवर जी हैं। तो देवर जी हैं, तक देवर जी जो हैं वो लिखे थे, क्या लिखे थे? जीवक चिंतामणि। तो तिरु जी तो लगा दीजिए और तक देवर लगा दीजिए, तक देवर कर दीजिए। तो तक देवर जी, देवर क्या लिखे? जीवक चिंतामणि, याद रखना है, ये भी होगा। ऐसे याद करवाने के लिए एक मैं कॉमेडी कर सकता हूँ। मान लीजिए घर में भौजाई आ गई, समझिए सिंपल है, घर-घर की कहानी है। तो घर में आपकी भाभी आ गई तो समझ जाइए कि भाई देवर को तो चिंता बढ़ जाएगा ना, क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि अब भाभी तो तुमको रहने नहीं देंगी, काम करने के लिए भेज देंगी बाहर। तो याद रखिएगा तिरुक देवर जी जो हैं बेचारे चिंतामणि थे, चिंता में थे, इसलिए जीवक चिंतामणि कर दिए और इसी से फेमस भी हो गए। समझ गए? तो ऐसे याद कर सकते हैं, ये फन के लिए मैंने बोल दिया। इग्लो अदिगल की अगर बात करेंगे तो ये हमारे रचनाकार हैं, संगम साहित्य का एक अच्छा पुस्तक, अच्छा साहित्य लिखे हैं, शिल्पाधिकारम लिखे हैं। ये भी बात है, ग्रंथ है एक तरह से, महाकाव्य कहिए इसे। मणिमेखला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम पढ़ चुके हैं मणिमेखला, जिसमें बौद्ध की भी चर्चा है, बौद्ध से संबंधित बातें कही गई है और इसमें एक नायिका का नाम आता है मणिमेखला में, जो कि कन्नगी कहा जाता है। कन्नगी कह सकते हैं, कनकी कर सकते हैं। तो याद रखना है कि मणिमेखला में एक नायिका हैं जिसकी कनगी नाम है, और याद रखिएगा ये लिखने वाले और कोई नहीं शीत जी हैं। और शीत कौन है? लैस अलग कर दीजिए और त्रनार अलग कर दीजिए। तो शीत लैस त्रनार जो हैं लिखे हैं एक पुस्तक जो कि मणिमेखला है। तो मणिमेखला लिखने वाले जो साहित्य ग्रंथ काव्य जो लिखे हैं लैस त्रनार हैं। पूरा नाम तोड़ के मैंने बोल दिया, शीत लैस जो है त्रनार है। अगर आप पूछे कि चलिए भाई इतना जान गए तो मरु गरु पाद्य, ठीक है, पाद्य यहाँ पे देखिए ल भी लग जाता है यहाँ पे, तो कोई गलत नहीं होता। तो मरु गरु पाद्य ये कौन है? नक्की, नकीरर। कौन है? नकीरर हैं। तो न की रर ऐसे बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नकीरर लिखने जो हैं ये रचनाकार हैं, साहित्य संगम के रचनाकार हैं, जो कि क्या लिखे हैं? मरु, गरुड़ और
अपाध्याय ऐसे भी बोल सकते हैं, या पाध्याय। ये लिखने वाले जो हैं नकीरत चीज नहीं छोड़ेंगे। तो कैसे याद करिएगा, देखिए राजवंश एक तरफ हम रखते हैं, एक तरफ राजवंश को रखेंगे, एक तरफ राजधानी को रखेंगे, एक तरफ संस्थापक को रखेंगे। अब चोल वंश का संस्थापक अगर पूछता है तो हम विजयाल को बताएंगे। विजयाल बोलिए या विजयाल बोल दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, बस याद होने से मतलब है। तो चोल वंश का अगर संस्थापक पूछे, देखिए कंपटीशन एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा कि आपको कितना नॉलेज है, आपको इतना जान लीजिए कितना आप टिक लगाते हैं और कितना नंबर उठाते हैं। तो नॉलेज तो आपके पास भर भर के है, बस टिक लगाने का तरीका थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। इसलिए मैं सिर्फ सुनिए, याद होगा, टिक लगा के आइएगा। तो चोल वंश का अगर संस्थापक पूछे तो विजयाल जी को लगा दीजिएगा। तो आप सोचिए कि चोल वंश के आपको संस्थापक बना दिया गया, तो आप अपना नाम क्या रखिएगा, जो संस्थापक है उसका नाम रखिएगा, विजयाल बन जाएगा। आपको एक्टिंग कर रहे हैं, चोल वंश का आपको एक्टिंग दिया है, तो विजयाल का रोल कीजिएगा आप। अब विजयाल का रोल करिएगा तो जैसे ही रोल करिएगा तो आप सोचिएगा हमको भी राजधानी को बनाना होगा। तो राजधानी बनाने के लिए हमको तंजौर को चुनिएगा। तो तंजौर जो है कहाँ, साउथ इंडिया, तमिलनाडु चले जाइएगा। तो तंजौर, तो चोल वंश का राजधानी तंजौर, जो कि किसने चोल वंश का संस्थापक के रूप में बना, तो विजयाल ने अपनी राजधानी चोल वंश का तंजौर ले गया, ऐसे बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस याद होने से मतलब है। तो चोल वंश का राजधानी तंजौर और संस्थापक विजयाल जी हैं। अगर पल्लव वंश का संस्थापक पूछे, तो पल्लव वंश का संस्थापक अगर याद रखिएगा तो श्री विष्णु जी का नाम लीजिएगा। तो श्री विष्णु क्या है, वो है पल्लव वंश के संस्थापक। अच्छा, तो ये राजधानी पल्लव वंश का कहाँ है, तो कांचीपुरम में है। तो अच्छा, पल्लव वंश का राजधानी कांचीपुरम, तो संस्थापक भी हमारा श्री विष्णु है, किसके, पल्लव वंश के। अगर राष्ट्रकूट का पूछेगा, राष्ट्रकूट का राजधानी पूछे तो मान्यखेत। आगे राजधानी मैंने बोल दिया, क्यों, क्योंकि राष्ट्रकूट का जो है राजधानी सबसे ज्यादा पूछा गया है, मान्यखेत। मान्यखेत जो है किसका राजधानी है, राष्ट्रकूट वंश का है। अच्छा, इसके संस्थापक कौन है, तो दंती दुर्ग हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट के क्या है, संस्थापक हैं। राजधानी राष्ट्रकूट का बताइए, तो मान्यखेत हैं। इससे ज्यादा क्या जो उसमें बोले, है ना। अगर बात करूं होयसल वंश आता है, होयसल ऐसे याद रखिएगा। तो होयसल वंश के अगर संस्थापक पूछे तो हम बताएंगे विष्णुवर्धन है। तो अगर होयसल हैं तो विष्णु जी का वर्धन है। तो विष्णुवर्धन के जो हैं संस्थापक हैं किसके, होयसल वंश के। और इसका जो है राजधानी द्वार समुद्र, जैसा नाम वैसा राजधानी बनाए हैं, द्वार समुद्र, ठीक है। तो द्वार समुद्र जो है किनका जो है राजधानी है, तो होयसल वंश का है। जो होयसल वंश का संस्थापक है वो विष्णुवर्धन है, बस याद रखना है। सबसे बढ़िया कार्तिकी वंश का नाम सुने होंगे। कार्तिकी वंश ये फेमस है साउथ इंडिया का, जो कि फिल्म भी बना था, अल्लू अर्जुन ने उसमें हीरो है। और जो है कौन थी, बाहुबली वाली हीरोइन का नाम हम नहीं जानते, वो जो है मेन हीरोइन थी, जिसमें लड़का को जो है लड़की को लड़का बना के रखा गया था, राजा बना के रखा गया था। वो फिल्म थी, फ्लॉप हुई थी, लेकिन अच्छी मूवी है, देख सकते हैं। तो उसमें स्टोरी कार्तिकी वंश का दिया गया है। तो कार्तिकी वंश की अगर बात करेंगे तो कार्तिकी वंश का अगर राजधानी पूछेगा तो आप बताइएगा अनमकोंड, क्या बताएगा, अनमकोंड। तो अगर पूछे कि कार्तिकी वंश का राजधानी पूछे तो अनमकोंड बता दीजिएगा। और इसके संस्थापक बीटा प्रथम थे, बीटा नाम था, बीटा थीटा वाला नहीं, बीटा प्रथम थे। तो बीटा प्रथम जो है कार्तिकी वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और इसका राजधानी कार्तिकी वंश का अन या अमकोंड बता दीजिएगा, क्या है, अमकोंड बता देंगे। अगर गंग वंश का अगर संस्थापक पूछेगा तो हम बताएंगे ब्रजहस्त, क्या बताएगा, ब्रजहस्त पंचम थे। तो ब्रजहस्त पंचम जो हैं गंग वंश के संस्थापक माने जाते हैं। तो गंग वंश का अगर राजधानी पूछेगा तो क्या बताएगा, तलकांड बता दीजिए या कुबलाल बता दीजिए। तो कुबलाल और तलकांड दो राजधानी माना जाता है, जो कि गंग वंश का है। जो कि कौन इसके संस्थापक हैं गंग वंश का, तो ब्रजहस्त पंचम थे। अच्छा, ये जान गए। तो पाल वंश का बताइए, पल्लव हम बाद में पढ़ेंगे, पाल वंश का बताइए। तो आप बताइए, पल्लव वंश तो पढ़ चुके हैं, कांचीपुरम और श्री विष्णु थे। अब यहाँ पे पाल वंश आ गए। तो पाल वंश की राजधानी अगर पूछे तो हम बताएंगे मुंगेर, जो कि हमारा बिहार, मुंगेर, समझ रहे हैं। तो पल्लव वंश का राजधानी अगर पूछे तो मुंगेर। और अगर पूछे इसके पाल वंश के जो संस्थापक हैं तो गोपाल जी। तो गोपाल जी जो हैं संस्थापक हैं पाल वंश के। और इसके राजधानी पूछे तो बता देंगे मुंगेर। अच्छा, ये बात है, जान गए।
अब हम जानते हैं सेन वंश की बात करते हैं। तो सेन वंश का अगर पूछते राजधानी तो लखनऊती। लखनऊती जो है वो सेन वंश का राजधानी है। अगर सेन वंश का राजधानी लखनऊती है तो आप ये बताइए जोश और एनर्जी के साथ कि इसके संस्थापक कौन हैं? तो सामंत सेन हैं। तो सामंत सेन जो हैं किसके संस्थापक हैं? सेन वंश के संस्थापक हैं। अच्छा, तो इसके राजधानी सेन वंश का क्या है? तो लखनऊती है। ये भी क्लियर हो गए। अगर पूछे कि पांड्य वंश का राजधानी बताइए, पांड्य वंश की राजधानी पूछे तो मदुरई, जो कि तमिलनाडु को कहते हैं। तो आप जानते हैं तमिलनाडु में है मदुरई, याद रखिएगा। तो पांड्य वंश की राजधानी मदुरई है, याद रखना है। पांड्य वंश के अगर संस्थापक पूछे तो नेडियोन है। नेडियोन जो है बहुत फेमस है, पांड्य वंश के जो है अच्छे शासक माने जाते हैं। तो नेडियोन जो है वो पांड्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं और इसकी पांड्य वंश की राजधानी मदुरई, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब गुज्जर प्रतिहार के बारे में भी पढ़ चुके हैं। गुज्जर प्रतिहार का राजधानी तो कन्नौज, हम कौन नहीं पढ़ा है, पढ़ चुके हैं। तो गुज्जर प्रतिहार की राजधानी पूछे तो कन्नौज बता देना है। अब गुज्जर प्रतिहार का अगर पूछे संस्थापक कौन है तो नागभट्ट प्रथम है। तो नागभट्ट जो नाम सुन रहे हैं बार बार वो कौन है? तो वो गुज्जर प्रतिहार के शासक हैं भाई, गुज्जर प्रतिहार के शासक हैं, समझ गए। और गुज्जर प्रतिहार जो है इसकी राजधानी कहाँ है? कन्नौज है। इतना तो हम समझिए गए। अच्छा, ये बात पढ़ लिए तो चलिए चालुक्य की बात करते हैं। चालुक्य 3 थे। एक चालुक्य कल्याणी का थे, एक चालुक्य बादामी का थे और एक चालुक्य बेंगी का थे। तो हम देखिए बेंगी नदी, बादामी नदी, कल्याणी नदी भी बोल सकते हैं क्योंकि उससे अगर नदी भी थी जो कि इसी नाम से चलती थी। तो चालुक्य कल्याणी जो हैं, चालुक्य कल्याणी के अगर पूछे क्या राजधानी, तो आप बताइएगा मान्यखेत और कल्याण दोनों था। मान्यखेत और कल्याण दोनों राजधानी थी चालुक्य का। तो कल्याणी, चालुक्य कल्याणी जैसे आएगा तो आप बताइएगा मानखेत और कल्याणी। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि कल्याणी दे दे, चालुक्य दे दे, आप ऑप्शन दे दे तो हो सकता है। तो तीनों राजधानी याद रखिएगा। चालुक्य बादामी का अगर पूछे, बादामी बतापी राजधानी था। चालुक्य बेंगी का पूछे तो बेंगी राजधानी था, याद रखिएगा। तो चालुक्य कल्याणी का अगर राजधानी पूछे तो मान्यखेत, अगर चालुक्य बादामी का राजधानी पूछे तो बतापी, चालुक्य बेंगी का राजधानी पूछे तो बेंगी। जो बेंगी है बेंगी, बादामी का बतापी कर दिया है, कल्याणी कल्याणी होगा या कल्याण कर देगा, मानखेत कर देगा, बस याद रखिएगा। मानखेत और किसका राजधानी तो बताइए, तो राष्ट्रकूट का था, याद रखना होगा। तो ज्यादातर कल्याण आएगा आंसर, याद रखिएगा। राजधानी पूछेगा। और चालुक्य का अगर देखिए तीनों चालुक्य का अलग अलग संस्थापक हैं, क्या है सुनिए। चालुक्य कल्याणी का संस्थापक अगर पूछे तो तैलप द्वितीय था। कौन था? तैलप द्वितीय। तो तैलप द्वितीय जो थे वो किसके संस्थापक थे? चालुक्य कल्याण के संस्थापक थे। किसके? चालुक्य कल्याण के संस्थापक थे। अगर पूछे चालुक्य बादामी के संस्थापक कौन है? जय सिंह प्रथम थे। जय सिंह प्रथम को कहा जाता है चालुक्य बादामी के संस्थापक। अगर चालुक्य वेंगी के संस्थापक कौन थे? तो विष्णुवर्धन जी थे। तो विष्णुवर्धन कौन थे? चालुक्य क्या? चालुक्य वंश के संस्थापक। देखिए एक विष्णुवर्धन और नाम आएगा, होशियल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन थे। तो ये समझ जाइए, होशियल वर्धन विष्णुवर्धन और चालुक्य बेंगी विष्णुवर्धन, ऐसे याद रख सकते हैं। क्या गहड़ वाला होना चाहिए था, ढ लगता है यहाँ पे। गहड़ वाला वंश जो है इसका जो संस्थापक हैं वो चंद्रदेव हैं, क्योंकि वाराणसी इसका जो है राजधानी है। पूछता है कि वाराणसी किसका राजधानी है, कौन से वंश का राजधानी है वाराणसी, तो वो बताइएगा गढ़ वाला वंश का राजधानी है। और गढ़ वाला जो वंश का राजधानी है वो उसके संस्थापक अगर पूछे तो बताइएगा चंद्रदेव हैं, और राजधानी पूछे तो वाराणसी ठीक लगा देगा, इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछता है। अगर पूछेगा सोलंकी वंश की, ये पूछा हुआ सवाल है। सोलंकी वंश की अगर पूछे कि इसके जो क्या बोलते हैं, बढ़िया से सुन लीजिए। सोलंकी वंश के अगर पूछे राजधानी आगे तो बताइएगा अनहीलवाड़। क्या है? अनहीलवाड़ बताइएगा। अनहीलवाड़ बोला जाता है। तो अनहीलवाड़ जो है किसका राजधानी है? तो सोलंकी वंश का राजधानी है, जो कि इसका संस्थापक पूछे तो मूल्यराज का नाम आता है। तो मूल्यराज जो है सोलंकी वंश का संस्थापक माने जाते हैं, याद रखना है। और अनहीलवाड़ जो है इसकी राजधानी है सोलंकी वंश का। अगर पूछे परमार वंश, क्या है? परमार वंश। परमार वंश की अगर राजधानी पूछे तो हम बताएंगे धारा नगरी है। क्या है? धारा नगरी जो है राजधानी है परमार वंश का। इसके संस्थापक उपेंद्र हैं। सुनिए, कलचुरी वंश अगर आपके पास आ जाए, कलचुरी वंश, तो कलचुरी वंश का अगर राजधानी पूछेगा तो त्रिपुरी बता देना है, इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा। और कलचुरी वंश का अगर संस्थापक पूछे तो बताइएगा कुक्कल। कुक्कल जी जो हैं ये जो है क्या है, कलचुरी वंश के संस्थापक माने जाते हैं, याद रखिएगा। तो कलचुरी वंश के संस्थापक बोले तो कुक्कल को टिक लगा देना है। अगर पूछे कलचुरी वंश का राजधानी पूछे तो त्रिपुरा या त्रिपुरी बता देना है। क्लियर हो गए? अब इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। आपसे और पूछेगा क्या कि चौहान वंश की अगर पूछे कि इसकी राजधानी कहाँ थी, तो अच्छी
क्या है? अहिच्छत्र या अजमेर बता देना है। क्या बताना है? अजमेर बता देना है या अहिच्छत्र बता देना है, चौहान वंश का। अगर पूछे वासुदेव की बात करते हैं, तो वासुदेव कौन थे? इसके चौहान वंश के जो है संस्थापक थे। चौहान वंश का संस्थापक आप जानते हैं कौन थे? वासुदेव जी थे। अगर पूछे कि इसका चौहान वंश का राजधानी, तो देखिए राजधानी जो है अजमेर है, और या अजमेर बोला जाता था या अहिच्छत्रक बोला जाता था। तो ये दोनों ध्यान रखना होगा। और अंतिम है चंदेल वंश। चंदेल वंश का अगर पूछे कि राजधानी कौन सा है, तो खजुराहो और महोबा। खजुराहो और महोबा जो है 2 राजधानी थे जो कि फेमस थे, किसका? चंदेल वंश का। तो चंदेल वंश का अगर राजधानी पूछे तो खजुराहो और महोबा बता देना है। अगर चंदेल वंश का अगर पूछे एक संस्थापक कौन है, तो ननूक हैं। क्या है? ननूक हैं। तो ननूक जो है क्या है? वो है चंदेल वंश के संस्थापक। क्लियर हो गया, ठीक है। तो संगमकालीन प्रचलित शब्दावली की बात करें तो क्या है, बता सकते हैं? तो सुनिए, वरीयम जो है क्या है? वरीयम एक, याद रखिएगा, क्षेत्र की उपज की दृष्टि से ली जाने वाली कर है। तो क्षेत्र की उपज से जो ली जाती है कर, टैक्स, वो उसे कहते हैं वरीयम। कहाँ? संगम युग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रचलित शब्दावली है, वरीयम। और वरीयम में जो है एक अधिकारी होता है जिसे वरीयर बोलते हैं। वो वरीयम वसूलने वाला अधिकारी होता है, मतलब क्षेत्र की उपज जो होती है उसके टैक्स को कहते हैं। ठीक है। देखिए अलग अलग है, गुप्त काल में कुछ और था टैक्स के लिए, और मौर्य काल में कुछ था। उसी तरह आपका संगम युग में कुछ और है। तो वरीयम बोला गया मतलब टैक्स को लेने के लिए, जो भी कृषि उपज होते थे उसके। अब एक और शब्द आया, कराई। कराई जो शब्द आते थे वो थे भू राजस्व, लगान जिसे कहते थे। भू राजस्व और लगान से संबंधित है। तो अगर पूछेगा भू राजस्व और लगान वाले शब्द संगम युग में क्या कहे जाते थे, तो हम कराई बोलेंगे। और इसकी उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। तो हम बोलते थे कि 1/6 भाग कराई लेंगे भाई। ठीक है, याद रखिएगा, जो उपज हो रहा है उसका 1/6 भाग लेंगे, कराई जिसे कहते हैं, जो कि राज्यों की आय का मुख्य स्रोत है। तो राज्य का संगम युग का जो आय था यही था, कराई। अगर पूछे कराई हो गया इराई। अब कराई इराई में क्या था कि सामंतों द्वारा दिया जाने वाला जो कर था, या युद्ध में लूटे हुए माल में जो राज्य का हिस्सा होता था उसकी बात कहते थे। तो जो युद्ध में जीते या जो सामंत द्वारा जो कर दिया जाता था, टैक्स दिया जाता था, उसे इराई कहते थे। और कराई किसे कहते थे पता है? जो भू राजस्व और लगान को लेते थे। ये हो गए। वरीयम तो समझ गए कि जो क्षेत्र से उपज होती थी उसका टैक्स लेते थे। ये भी हो गए। ये सब संगम युग में शब्द है, याद रखना है। अब इराबू, इराबू अगर शब्द आएगा तो इराबू जो शब्द है, देखिए इराई तो हम समझ गए कि जो हम जो अगल बगल जो राज्य है उससे हम टैक्स लेते थे। दूसरा है कि या नहीं दिए तो युद्ध करके लेते थे, वो होती थी। और इराबू जो होता था वो जबरन लिया जाने वाला उपहार था। तो जबरदस्ती उपहार लेते थे ये इराबू, जो कि अच्छा नहीं माना जाता था, जबरन। ठीक है, ये हो गए। अगर बात करूं उल्गु और संगम, उल्गु और संगम की अगर बात करेंगे, क्या करेंगे? उल्गु और संगम की। तो उल्गु और संगम जो है, उल्गु आए या संगम शब्द जो आ रहा है संगम युग में, वो सीमा शुल्क और मार्ग कर था। मतलब सीमा का शुल्क लिया जाता था या मार्ग कर। और राज्य की आय का दूसरा सर्वप्रमुख स्रोत माना जाता था। जब मान लीजिए सीमा शुल्क ले रहा है, मार्ग जो आ जा रहे हैं उसका टैक्स ले रहे हैं, तो उसे कहा जाता था साउथ इंडिया में उल्गु या संगम। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर पूछे कि राजाओं को दिए जाने वाला शुल्क को क्या कहते थे? अब संगम युग में राजाओं को दिए जाने वाला शुल्क बोला जाता था, तो उसे बोला जाता था पडु-वडु, पडु-वडु या कड़मई। क्या बोलते थे? कड़मई। कड़मई मतलब काट के दीजिए। राजा को देना है भाई शुल्क, तो कड़मई या पडु-वडु। पडु-वडु मतलब अपना थोड़ा-सा रखिए और बाँट दीजिए, पडु-वडु। पडु-वडु, कड़मई। ये शब्द आएगा तो समझिए राजा को देने वाला पैसा की बात करता था उस माँ व वेली। माँ शब्द आए या वेली शब्द आए, ये था भूमाप इकाई था। माँ मतलब धरती को कहा जाता है, तो ये था धरती से, तो धरती के माप को कहा गया या वेली कहा गया भी। तो ये जो होते थे, क्या होते थे? भूमि माप की इकाई को कहते थे उस समय जब भूमि माप होती थी उससे। कलम किसे कहा गया पता है? संगम युग में तो अनाज के तौल की इकाई को कलम कहा गया। तो सही बात है, तौलते थे अनाज को तो कलम के रूप में ही तो जानेंगे हम। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा जान लीजिए कि संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कौन, को, मनन, ठीक है, मनन शब्द प्रयुक्त होते थे। तो संगमकालीन साहित्य में जो राजा के लिए अगर शब्द बोले, तो राजा के लिए बोलिएगा तो कौन, को और मनन, ये शब्द दिए जाते थे राजा के लिए। संगमकालीन साहित्य में राजा को एक तरह से बोला भी जाता था कौन, को, मनन। ये समझ गया। तो ये हो गया। आगे है कि हम प्राचीन साहित्य और साहित्यकार के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें जो है कि हम दक्षिण भारत में ही जोड़ के चलेंगे। तो सुनिए, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है दाय भाग के रचयिता कौन
थे? तो हम बताएँगे जीमूत वाहन थे। तो आपसे पूछेगा कि दाएँ जो भाग है, इसके रचयिता कौन हैं? तो जीमूत वाहन जी हैं, जो कि क्या है? हिंदू विधि द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, ये हम मान गए। अगर पूछे मेरुतुंग द्वारा जो है रचित, मेरुतुंग जो हैं वो रचित हैं चिंतामणि, जो कि पूरा नाम है प्रबंध चिंतामणि। ठीक है? एक जीवक चिंतामणि अलग लिखे हैं, एक प्रबंध चिंतामणि लिखे हैं, उनका नाम है मेरुतुंग। ठीक है? आप बताइए जीवक चिंतामणि जो साउथ इंडिया में काव्य लिखा गया है, वो कौन लिखे हैं? उनका नाम बताइए, बहुत अच्छे से मैं बताया हूँ चिंतामणि। चिंतामणि कौन करता है? जो चिंता करता है। कौन करता है? जब भाभी आ जाती हैं, तो देवर की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि घर में अब काम करना पड़ जाएगा। ये बात है। ऐसे याद करने के लिए बताता हूँ, ठीक है? गलत नहीं लीजिएगा। तो तेरुतुंग के द्वारा रचित अगर पूछे, तो प्रबंध चिंतामणि बोलिएगा। किन शासकों का वर्णन है? तो गुजरात के शासकों का वर्णन मिलता है प्रबंध चिंतामणि में, जो कि लिखने वाले मेरुतुंग जी हैं, जो कि किससे संबंधित है? गुजरात के शासकों से संबंधित है। अगर पूछे आर्यभट्ट की बात करेगा, किसकी बात करेगा? आर्यभट्ट की बात करेगा। तो आर्यभट्ट जो है कौन थे? तो भारतीय गणितज्ञ और खगोलीय शास्त्री, जो कि हम बहुत फेमस हैं, जो कि आर्यभट्ट के बारे में हम एक बार और पढ़ चुके हैं। ये बताइए किसके समकालीन थे आर्यभट्ट? ये बताइएगा जरूर। अगर मेरा पुराना वीडियो देख रहे हैं, जो कि 2 दिन पहले जो हम प्राचीन भारत का डाल रहे हैं, अगर देखें तो आप जरूर अवश्य टिक लगाइएगा। देखिए, इसमें सवाल क्या होता है कि बंगाल के जो शासक था रामपाल, बंगाल के एक शासक थे भाई रामपाल, जो कि जीवन कथा लिखे थे रामचरित। रामचरित के जो है रचयिता कौन है बता सकते हैं? तो वो थे संध्याकर नंदी थे। तो पता है बंगाल का एक शासक था रामपाल। रामपाल की जो है जीवन कथा लिखा गया, जिससे नाम दिया गया रामचरित। क्या दिया गया? रामचरित। और इसके रचयिता अगर पूछे कि लेखक कौन है, तो हम बताएंगे संध्याकर नंदी जो है लिखे हैं। किसके नाम पे लिखे हैं? बंगाल के शासक रामपाल। इसका मतलब रामचरित ये वाला मत समझिएगा, रामचरित वो अलग है, रामचरित ये अलग है। ठीक है, अब बात करते हैं कल्याण। ठीक है, यहाँ पे कल्याण बोल रहा हूँ। कलहन द्वारा जो रचित रजत रंगनी को किसने आगे बढ़ाया? बता सकते हैं? देखिए, बहुत सवाल अब पढ़े कि कलहन जो है लिखे हैं रजत रंगनी, जो कि हमारा बहुत कश्मीर के राजा से संबंधित है, बात मान लिए। लेकिन इसको आगे बढ़ाया गया, आगे भी लिखा गया, तो लिखने वाले जोनराज और श्रीवर हैं। कौन है? जोनराज और श्रीवर जी हैं, ये ध्यान रखना होगा। चलिए, ये बात हो गई। अगर मैं बात करूं पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी, तो हम बताएंगे पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। क्या लिखा गया था? पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था। ये भी भूलिएगा मत। ठीक है, तो पंचतंत्र मूल जो है विष्णु शर्मा द्वारा, पंडित विष्णु शर्मा लिख दिया है, वो अलग। अष्टाध्याय के रचयिता कौन थे? तो हम बताएंगे पानी जी हैं। तो अष्टाध्याय की रचयिता अगर पूछे, तो पानी जी का नाम ले लीजिएगा, ये सही हो जाएगा। अगर चरक संहिता का नाम आए और ये इस पुस्तक का नाम आए, तो इसके विषय में चिकित्सा थे चरक संहिता, जो कि चरक जी हैं, ये आप जानते हैं। तो अगर बात करें पृथ्वीराज रासो के रचयिता अगर पूछे कौन है, तो चंद्रवरदाय राय। देखिए, 10 कुमार चरित के लेखक कौन है, तो हम बताएंगे दंडी। दंडी जी जो थे वो लिखे थे 10 दंडी 10 कुमार रचित, बोल दीजिएगा। गणित के पुस्तक अगर बात करें लीलावती के लेखक कौन है, तो हम बताएंगे भास्कर राचार्य हैं। भास्कर आचार्य बोल दीजिए, भास्कर आचार्य बोल दीजिए, भास्कराचार्य बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लीलावती के लेखक हैं, जो कि गणित के पुस्तक लिखे थे। गणित के पुस्तक से संबंधित है लीलावती, याद रखिएगा, जो कि भास्कर आचार्य जी लिखे हैं, भास्कराचार्य जी लिखे हैं, याद रखना होगा। गणित अब बात करते हैं, ये गणित की बात हो गई। अब गीत गोविंद की बात करते हैं। गीत गोविंद के रचयिता अगर पूछे, तो जयदेव को टिक लगाइएगा। और किसकी सभा को सुशोभित करता है, तो लक्ष्मण सेन को सुशोभित करते हैं। तो याद रखिएगा, लक्ष्मण सेन के समय कौन थे दरबार में, सभा में? तो जयदेव जी थे। और जयदेव जी क्या लिखे हैं? गीत गोविंद लिखे हैं, ऐसे याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि मिलिंद पन्हु किस भाषा का ग्रंथ है, तो पाली ग्रंथ है। तो मिलिंद मतलब जैसे होगा, तो पाली ग्रंथ टिक लगा क्या जाएगा? पाली ग्रंथ मतलब पाली भाषा का ग्रंथ है ये। और बात करते हैं नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचयिता अगर पूछे कौन है, तो हर्षवर्धन। ये हम पढ़े थे। हर्षवर्धन ने 3 गो रत्न लिखे हैं, जो कि हम जानते हैं, प्रियदर्शी, रत्नावली और नागानंद। ये लिखने वाला हर्षवर्धन स्वयं था। करूँ शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था, तो हम बताएंगे इंग्लो। इंग्लो जो है, ये पूरा नाम इनका नहीं है, इंग्लो अधिकल नाम है इनका। तो हो सकता है इंग्लो की जगह पे अधिकल दे दे, तो गलत नहीं होना। इंग्लो अधिकल शिल्पाधिकारम के लेखक हैं, याद रखिएगा, जिसे इंग्लो शॉर्ट में लिख दिया है इनका। अगर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि संस्कृत ग्रंथ जो पृथ्वीराज विजय है का लेखक कौन है, तो जगनक हैं। क्या है? जगनक जी हैं। पृथ्वीराज विजय का अगर बात करें, तो जगनक का बात करेंगे।
विश्व कोशीय ग्रंथ अगर पूछे किसे कहा जाता है तो हम बताएंगे बृहत संहिता को कहा जाता है। तो बृहत संहिता का नाम अगर आएगा तो हम क्या लगाएंगे, विश्वकोशी ग्रंथ का नाम बताएंगे। तो विजय संहिता जो है विश्वकोशी ग्रंथ को कहा जाता है। ये हो गए। अगर पूछे सौंदरानंद, ठीक है, सौर, ठीक है, सौ अलग कर दीजिए, देखिए सौनंदरानंद, ठीक है। तो सौनंदरानंद किसकी रचना है, तो अश्वघोष का है। तो सौंद ऐसे बोलिए, सौंदरानंद के लेखक अगर पूछे तो अश्वघोष को टिक लगा देंगे। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है, तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। समाज में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, इसकी बात कही गई है मनुस्मृति में। अगर आपसे पूछे और भी सवाल है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये सवाल अब आपका अंतिम है, तो भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है, तो मनु को माना जाता है, ठीक है, मनु को माना जाता है प्रथम विधि निर्माता, समझ गए। मिलिंद पन्नु नामक रचना जो है राजा मिलिंद, ठीक है, राजा मिलिंद जिसे मिनांडर बोला जाता है, मिनांडर के नाम से भी जानते हैं इनको, और राजा मिलिंद भी बोला जाता है, तथा किसकी बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का जो है रूप में बात किया गया है, तो नागसेन का बात हुआ है, ठीक है। तो बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद हुआ था, नागसेन का हुआ था, याद रखिएगा। तो किस बौद्ध भिक्षु के मध्य सम्मान, जब मध्य क्या बोलते हैं, मध्य संवाद रूप में है, तो नागसेन, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्लियर करता हूँ बढ़िया से। मिलिंद पन्नु एक पुस्तक भी लिखा है जो कि पाली भाषा में, जो कि हम पढ़े हैं। अब मिलिंद पन्नु नामक एक रचना है जिसमें राजा मिलिंद मतलब मिनांडर की बात कही गई है, और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, तो नागसेन जो है वो एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद हुआ है, याद रखना है, ठीक है। तो राजा मिनंडर के बीच और नागसेन के बीच हुआ था। कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है, तो कल्हण की रजत रंगनी से पता चलता है। और ये बताइए कि कल्हण जो लिखा गया है वो आगे जो रजत रंगनी लिखे हैं उसका कौन आगे बढ़ा के ले गया है, बता सकते हैं, उसका नाम बता दीजिएगा तो अच्छी बात है, आपके लिए ही अच्छा है, आपको भी अच्छा लगेगा, बताइए, बता सकते हैं तो बताइएगा। जोनाराज पढ़े थे, जोनाराज असीवर का नाम आता है, ठीक है, ये तो हम जानते हैं। अगर बात करें गाथा सप्तशती नामक जो है मुक्तक काव्य की रचना किसने की, तो हम बताएंगे हाल ने की। हाल एक जो है लेखक हैं, वही रचना किए थे। बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं, तो हम बताएंगे भास्कर या भास्कराचार्य जाने जाते हैं। भास्कराचार्य का एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम बताइए तो लीलावती। तो बीजगणित से संबंधित होंगे ना, समझ गए कि नहीं, चलिए लीलावती, ठीक है। तो ये बीजगणित के क्षेत्र में हमारा भास्कराचार्य का नाम आता है, क्योंकि गणित के क्षेत्र में पुस्तक भी लिखे थे लीलावती। तमिल रामायण किया रचनाकार अगर पूछे कौन थे, कवन। तुम तृतीय के समय लिखा गया था, ये तृतीय के समय लिखा गया है, कौन, रामायण, याद रखिएगा, चौल शासक के समय। चलिए गुप्त काल की महत्वपूर्ण जो रचना है वो हम पढ़ेंगे। गुप्त काल में जो रचना किया गया ना वो इंपॉर्टेंट है। अब गुप्त काल में इतना सारा किताब लिखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे तो ध्यान दिया गया है गुप्त काल में, ठीक है। तो चलिए गुप्त काल में जो लिखा गया है हम ध्यान देते हैं। तो देखिए कालिदास का अगर रचना की बात करें तो सबसे ज्यादा सवाल पूछा हुआ कालिदास का है, VVI क्वेश्चन याद रखिए। अब कैसे याद करना है, सिर्फ आप सुनिए, मैं याद करवाऊंगा। कैसे याद करवाऊंगा, सुनिए। अभी आइए ज्ञान लीजिए और शकुंतलम लिख दीजिए। तो अभिज्ञान शकुंतलम लिखने वाले कौन है, हमारे कालिदास जी हैं, जो कि गुप्त काल में रहते थे कालिदास, याद रखिएगा। तो आपसे कालिदास का किताब का नाम पूछे सबसे ज्यादा कि अभिज्ञान शकुंतलम अगर लिखने की बात की जाए तो कौन लिखे हैं, तो हम बताएंगे कालिदास जी। किसके समय लिखा गया था, गुप्त काल में लिखा गया था। एक और किताब है मेघदूतम, जो आसान है, जो पूछा हुआ सवाल है हम आगे उसे रिपीट करेंगे, फिर हम जो बचा हुआ उसे करेंगे। मेघदूतम, तो कालिदास का लिखा हुआ एक मेघदूतम भी था, मेघ था, दूतम भी था। एक था ऋतु संहारम का अगर पुस्तक की बात करें तो ये लिखने वाले कौन थे, कालिदास ही थे, ये भी बात है। रघुवंशम, ये भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। विक्रमोर्वशीयम अगर पूछे कि भाई कौन लिखा है, तो ये हमारे कालिदास जी लिखे। अच्छा, ये सवाल भी तो पूछा है, कैसे छोड़ दीजिएगा। कुमार संभवम अगर पूछे कौन लिखा है, तो हमारे कालिदास जी लिखे। अब ये सब पढ़ लिए, मालविका गिन मित्र,
मालविका गिनमित्र लिखने वाले हमारे पुस्तक रचनाकार कौन है? कालिदास जी। तो आपसे पूछेगा कि अच्छा इतना आप समझ गए, कालिदास के कोई याद हुआ? तो हम बोलेंगे हाँ, हमको याद हो गया। मेघदूतम तो याद हो गया, बहुत ईज़ी था। अभिज्ञान शकुंतलम याद हो गया क्योंकि ये जो है मूवी भी बनी है अभिज्ञान शकुंतलम पे, ठीक है। हमको रघुवंशम याद आ गया भाई, ये सब हमको कालिदास का याद है भाई। और कुमार संभवम तो पूछा हुआ इतना सवाल है, बिहार एसएससी तो पूछ के थक गया है। तो ये हमको याद है, एनटीपीसी पूछ के थक गया है। और पता है बीपीएससी वाले, पता है ये पूछा हुआ सवाल बहुत ज़्यादा है। मालविका गिन्नमित्रम ये लिखा है हमारा जो है किस रचना किए हैं कालिदास जी, समझ गए? मालविका गिन्नमित्रम ये हो गया। ऋतु संहारम ध्यान रखिएगा, एक ही बार पूछा हुआ सवाल है, लेकिन पूछ सकता है। विक्रमावर्षिमम ये हम ध्यान नहीं दिए हैं, लेकिन हमको लगता है ये पूछ दिया है कि नहीं पूछा है, ध्यान नहीं दिया, लेकिन पूछ सकता है। कालिदास का इतना जो किताब अगर पढ़ के जाते हैं, इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछता है। ज़्यादातर कुमार संभवम पूछेगा, मेघदूतम पूछेगा, विज्ञान शकुंतलम पूछेगा, नहीं तो मालविका गिनमित्रम जरूर पूछेगा, याद रखिएगा। अब चलते हैं विशाखा दत्त की बात करते हैं। विशाखा दत्त का नाम आएगा तो मुद्रा राक्षस कैसे भूल जाएगा? इतना बार पूछा सवाल है कि हम भूलेंगे नहीं विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। लेकिन देवी चंद्रगुप्तम भी याद रखिएगा। तो देवी चंद्रगुप्तम अगर आ जाए तो हम समझेंगे विशाखा दत्त ही लिखे भाई, विशाखा दत्त जी को कैसे छोड़ सकते हैं? अच्छा ठीक है। अब दंडी जी की बात करते हैं। दंडी जी जो थे वो लिखे हैं 10 कुमार चरित्र, जो कि हम ऊपर ही पढ़े थे। तो दंडी जी का लिखा हुआ पुस्तक रचयिता 10 कुमार रचित हैं। अब काव्य दर्शन तो बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, काव्य दर्शन किसने लिखा? तो दंडी जी के नाम आता है, याद रखना होगा। अगर पूछे क्या पूछे तो आपसे पूछे न्यायावतार, न्यायावतार अगर पूछे तो सिद्धसेन ने किया था। तो न्यायावतार लिखने वाले कौन थे? सिद्धसेन जी का नाम आता है, हमेशा याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा कि न्याय अवतार की बात करते हैं तो न्याय अवतार एक पुस्तक है भाई, ठीक है मानते हैं लिखा हुआ रचना किया हुआ है, लेकिन कौन लिखा है? तो सिद्धसेन जी का नाम आता है। सिद्ध किए थे भाई, न्याय देना अवतार करना, ठीक है। ये भी भाष्य को जो है, भाष्य जी जो है ये पुस्तक ले, देखिए भाष्य का नाम कभी कभी ऐसे दे देता है, ठीक है। तो भाष्य जी याद रखिएगा। तो भाष्य जी जो है पुस्तक लिखे, 2 पुस्तक लिखे। कौन पुस्तक लिखे? मतलब साहित्य लिखे। तो एक चारु दत्तम लिखे, क्योंकि ये सवाल हमको लगता है पूछा है, अब दिमाग में नहीं है, स्किप कर गया है। लेकिन भाष्य का जो है एक और है स्वप्न वासवदत्तम। यहाँ पे देखिए स्वप्न देखने वाली जो चीज होती है, क्या होती है? स्वप्न। स्वप्न, वाश अलग कर दीजिए, वद तम अलग कर दीजिए। तो स्वप्न वास वद तम जो लिखे हैं वो लिखे हैं हमारे भाष्य जी। तो जैसे ही भाष्य का नाम आए तो स्वप्न में चले जाइए, ड्रीम में चले जाइए। स्वप्न वास वदतम लिखे हैं कौन? भाष्य जी। और चारु दत्तम भी लिखे हैं हमारे भाष्य जी। तो सपना देखना है तो भाष्य जी को याद करिएगा, भाष्य जी को याद रखिएगा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र जानते हैं, पंडित विष्णु शर्मा को ये हम पढ़े हैं। चरक संहिता, चरक जी बहुत बहुत। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जो लिखे हैं ना, आज तक सवाल नहीं पूछा है, पूछेगा। आर्यभट्ट का लिखा हुआ ब्रह्म सिद्धांत, याद रखिए ब्रह्म सिद्धांत जो है आर्यभट्ट का लिखा हुआ है। बुद्ध घोष का पूछा हुआ सवाल है विशुद्धि मग, याद रखिए विशुद्धि मग, विशुद्धि मग, याद रखिएगा। मग बोल दीजिए, यहाँ से बढ़िया से कर देता हूँ। बुद्ध घोष का लिखा हुआ, बुद्ध घोष है तो बुद्धि होगा, बुद्ध होगा तो विशुद्ध रहेंगे, कोई होश में नहीं रहेंगे। तो विशुद्ध मगग, मगग याद रखिएगा। विशुद्ध मगग लिखने वाले पुस्तक जो हैं वो हैं बुद्ध घोष जी। बुद्ध जी हैं तो बुद्धि जैसा लिखेंगे ना, तो बुद्धि जैसा नाम भी हो गया, विशुद्धि मगग। अब देखिए अशंग, क्या है? अशंग। अशंग जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, वो लिखे थे योगाचार। क्या लिखे थे? योगाचार। योगाचार लिखने वाले हमारे अशंगन हैं। क्या है? अशंगन है, अशमंग बोल दीजिए। देखिए यहाँ पे कभी-कभी जो क्या होता है कि इस बिंदु का मतलब होता है अशंगम, ठीक है। यहाँ पे म भी लग जाता है कभी-कभी, अशंगम, तो कभी-कभी न भी लग जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपके शब्द पे। तो है तो अच्छा। अब 3 चीज़ तो याद है ना, आशा होगा, तो इसमें जो लग जाए तो समझिएगा योगाचार है। अगर पूछे भास का एक और रचयिता है जो कि रचना लिखे हैं, जो कि ये है उरुभंग। ये भूल गए थे लिखना, इसलिए उरुभंग, उरुभंगम या उरुभंग बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भास द्वारा लिखा गया है। अगर भारवी द्वारा जो है लिखा गया है, क्या? किरात जुर्नियम, क्या है? किरातर जुर्नियम बोल दीजिए, किरात जुर्नियम बोल दीजिए। ये लिखा गया है भारवी के द्वारा, भारवी द्वारा लिखा गया है। अमर सिंह द्वारा लिखा गया है अमरकोश, अमर सिंह अमरकोश। वत्स भट्टी रावण वध, रावण वध लिखने वाले हमारे वत्स भट्टी जी हैं। वत्स भट्टी जी रावण वध लिखे, याद रखना है। चंद्रगोमी, क्या है? चंद्रगोमीन। चंद्रगोविंद का नाम क्यों आता है? चंद्रगोविंद जो है चंद्र व्याकरण लिखे हैं। चंद्रगोविंद चंद्र व्याकरण ग्रामर लिखे हैं। और ये तो बहुत फेमस हैं, वराह मिहिर। ये सब जो है गुप्त काल के लोग हैं, याद रखिएगा। तो आर्यभट्ट भी गुप्त काल में चले गए, जो कि सवाल मैंने पूछा था आर्यभट्ट किस काल के हैं। चलिए वराह मिहिर भी हमारे क्या है?
गुप्तकाल से हैं। और ब्राह्मण जो है लिखे हैं बृहत संहिता और सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता लिखने वाले हमारे वराहमिहिर जी हैं। कौन है? वराहमिहिर जी हैं। अगर पूछे आर्यभट्ट, देखिए आर्यभट्ट का नाम आ गया, आर्यभट्टियम, ये भी किताब लिखे हैं। और ब्रह्म जो आप देख रहे हैं सिद्धांत, वो भी आर्यभट्ट जी लिखे हैं। तो आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम याद है। शूद्रक का नाम आता है मृच्छकटिकम। शूद्रक जी जो हैं मृच्छकटिकम लिखे थे। ये बहुत ही फेमस सवाल है, पूछा हुआ सवाल है, याद रखना है। तो ये हो गए गुप्त काल का जो है प्रसिद्ध ग्रंथ, जो कि पूछा हुआ सवाल है, एनटीपीसी, बिहार स्थिति और बीपीसी, ये चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। और भी क्षेत्र के लिए है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है। अब बिहार पुलिस के लिए तो एकदम इम्पोर्टेंट है, पुस्तक तो पक्का पूछता है। अब देखिए लास्ट है, अंतिम है, पंचतंत्र भारत की सार्वधिक बाल अनुवादित साहित्यकार जो है पुस्तक जो है मानी जाती है। क्या है? पुस्तक मानी जाती है। संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसका जो है फारसी अनुवाद अनवारे सुहौली शीर्षक जो है किया गया था। तो पंचतंत्र का अगर फारसी भाषा में पूछे तो उसका नाम क्या था? तो अनवारे सुहौली नाम है, याद रखिएगा। और याद रखना है कि 40 विदेशी भाषा में भी लिखा गया है और 15 भारतीय भाषा में भी लिखा गया है। ये क्लियर हो गया। संस्कृत में रचित है इस पुस्तक का, 15 भारतीय है, याद रखिए 15 भाषा में कहिए, 40 विदेशी भाषा। ये हो गया। तो ये हो गया क्लियर आपका दक्षिण भारत प्राचीन का। अब इसे हम जो है जोड़ कर दे देंगे। और नेक्स्ट वीडियो आता है हमारा मध्यकालीन भारत। तैयार रहिएगा।